हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। बहुत दिनों बाद आज से केमिस्ट्री की आपके एमसीक्यू शुरू होते हैं। बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर फिजिक्स तो बहुत अच्छी हो गई है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रेजेंट मी। आप लोग इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किए हो, इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट किए हो, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की हेल्प कर पाया कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो पाए। ठीक है। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग जाके पहले फिजिक्स की पूरी क्लासेस देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे पढ़ाया और कैसे इसको हमने कंप्लीट कराया। ठीक है। विथ एवरी एमसीक्यूज एंड एक एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने इसको कंप्लीट करा। आज से आपके केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एंड उसके पहले मैं आपको थोड़ी चीजें सिंपल से वे में समझा देना चाहता हूँ। एटॉमिक थियरी जैसे होती है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कि जो एटॉमिक सिद्धांत होता है या एटॉमिक के जो प्रिंसिपल होते हैं किसी भी पदार्थ के, मैटर का मतलब होता है पदार्थ का, तो पदार्थ का जो एटॉमिक थियरी होता है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो पदार्थ की जो एटॉमिक थियरी है बहुत फेमस सा है, डाल्टन एटॉमिक थियरी, बहुत बार बोला जाता है। तो अपनी नोट्स में आप लोग लिख लीजिए कि डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी थी वही आज भी मानी जाती है। तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने सिंपल सी बात कही थी कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पे बहुत सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे। ठीक है। बट आपको एक सीधी भाषा में समझना है कि इन्होंने कहा था एटम्स जो होता है, एटम जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, एटम से ही मिलके आपके कह सकते हो कि जो एलिमेंट्स होते हैं, मैटर होते हैं, ये लोग बनते हैं। एंड तीसरी चीज, एटम का के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसी सारी चीजों भी इन्होंने प्रेजेंट करी थी कि इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी चीजें भी इनकी थियरी में थी। ठीक है। अगला देखते हैं, द फंडामेंटल पार्टिकल दैट कंपोज्ड एन एटम आर। अब इन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको वो कणों को बताना है, ऐसे कण जिनसे हमारा एटम तैयार होता है, जिनसे हमारा जो परमाणु होता है वो तैयार होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे कणों को हम क्या कहते हैं, या वो कौन से ऐसे कण हैं जिनसे हमारा परमाणु तैयार होता है। तो जो लोग हिंदी में देख रहे हैं या हिंदी में जानना चाहते हैं वो लोग ऐसे समझ लें कि जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो कौन से हैं। तो सिंपल सा है, बहुत आसान सा आंसर होगा। प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। आप सब लोग सुने होंगे इसके बारे में। ठीक है। अगला देखते हैं, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस क्या होता है पहले ये समझो। तो मान लो अगर ये कोई एटम है, ठीक है, जैसे मान लिया मैंने ये सोडियम है, तो सोडियम का एक केंद्र होगा। तो जो ये जो सेंटर होता है ना, इसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। ये सब चीजें भी मैं बताते चल रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलो। तो न्यूक्लियस की भी खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। और एक चीज और समझ लो कि जो न्यूक्लियस होता है इसी में किसी भी एटम का पूरा मास होता है। जो मास होता है किसी भी एटम का वो पूरा इसी में होता है। ये बात भी किसने कही थी? ये बात आपके रदरफोर्ड ने ही कही थी कि जो मास होता है किसी भी आपके एटम का या एलिमेंट का, वो भी किसमें होता है? वो आपके न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है। तो पूछा जा रहा है जो साइज होता है न्यूक्लियस का, ध्यान से समझना, साइज जो होता है न्यूक्लियस का वो किस में मापा जाता है? तो वो आपके फर्मी में मापा जाता है। अब बात आती है फर्मी क्या होता है। तो फर्मी होता है वन कह सकते हो कि एक फर्मी इज इक्वल्स टू, वन फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। अब अगर यही चीज आपसे सेंटीमीटर में दे दे तो आप क्या लिखोगे? देखो ये भी वैल्यू आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो एक फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो किस में नापी जाती है? वो फर्मी में नापी जाती है। और उसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻⁻15 मीटर। तो एक फर्मी जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होती है। इज इट क्लियर? चलिए, और जो लोग हमारे इस सेशन से पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भेज सकते हैं, जिससे उन्हें एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड उसके बाद आपको जितने भी केबीएस से रिलेटेड नॉलेज होगी, जितनी भी चीजें बताई जाएंगी वो सब आपको वहां पे मिलती रहेंगी। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ
द ऑर्डर ऑफ, तो जो रेडियस होता है किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस का वो कितना होता है, तो वो आपको बताना है कितना होता है। ध्यान से देखिएगा कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो कितना होता है। अब तक हमने साइज पढ़ा था, तो साइज को हम फर्मी में देखते हैं। रेडियस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक सर्किल है, तो अगर ये किसी चीज का न्यूक्लियस है तो इसके सेंटर से, यानी न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर न्यूक्लियस के किनारे तक की जो लेंथ होती है इसी को हम रेडियस बोलते हैं। तो ये कितनी होती है, तो ये आंसर में आप लिख लो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होती है। 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, तो जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इन द सेंस कि मैंने आपको बार बार बताया कि जो सेंटर होता है किसी भी एटम का वो कंसिस्ट करता है, क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने ये भी कहा कि न्यूक्लियस में ही किसी भी एटम का सारा का सारा भार होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। और जो मास होता है ये आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस में कौन कौन से लोग रहते हैं, वो रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है ये ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका चार्ज जो होता है वो इतना होता है। बट ये पॉजिटिव होता है एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये निगेटिव होता है। ये भी आप नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना। मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, चार्ज, वेट की बात नहीं कर रहा हूँ। वेट अलग तरीके से होता है, वेट के बारे में भी अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको कंफर्म करूंगा, अभी आप चार्ज लिख लो, ठीक है। सो न्यूक्लियस के पास मेनली दो चीज होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, यानी ये उदासीन होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को कभी कंसिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, या जो ये जो सेल्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये जो लोग हैं ये सब लोग क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? तो इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होता है, अंदर होता है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियन। तो नीचे लिखे चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो न्यूक्लियॉन्स नहीं है। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है, मतलब जिससे कोई एलिमेंट या कह सकते हो कोई एटम बना हो, वो कौन कौन सी चीजों से बनता है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो न्यूक्लियॉन नहीं है, तो पॉजिट्रॉन जो होता है, ऐसा कोई एक भी वर्ड नहीं होता जिससे आपका एटम बना होता है। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं आवर क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है। तो देखो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें पूरे एटम का मास होता है और वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मूव करता है। इसका मतलब ये स्टेशनरी नहीं रहता है, यानी ये स्टेबल नहीं रहता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे इसके चारों तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये बाहर बाहर होता है, तो ये सेंट्रलाइज भी नहीं होता है। अब क्या बचा कि नॉट स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर नहीं होता है, तो यही हमारा सही है कि रदरफोर्ड ने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, इसका मतलब बाहर बाहर घूम रहा होता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत था कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इसको जो बोर थे उन्होंने सही करा था, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड सेल में चक्कर लगाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नॉट स्टेशनरी है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ, जो जो अल्फा स्कैटरिंग उनका एक्सपेरिमेंट था वो
किस चीज के साइज से रिलेट करता था? तो सिंपल है, न्यूक्लियस के साइज से रिलेट करता था, ना ही एटम के, ना ही इलेक्ट्रॉन के, ना ही न्यूट्रॉन के। तो क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस पे ही फोकस करा था, उनका जो कॉन्सेप्ट या कह सकते हो जो कंक्लूजन निकल के आया था वो न्यूक्लियस के ऊपर आया था। क्लियर? अगला है डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम was due to the experiment carried out by। तो जो डिस्कवरी है किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का, किस एक्सपेरिमेंट के कारण निकल के आया था? तो न्यूक्लियस कहीं भी वर्ड आता है तो आप रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की खोज की थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑफ दिस डे, यानी टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन हीलियम एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम। अब देखो हीलियम का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। सबसे पहली चीज आपको अगर केमिस्ट्री सीखनी है, एक पेरियोडिक टेबल ले लो, उसको लगा लो, रोज पढ़ना शुरू करो। कम से कम जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 20 होता है, 1 to 20, पहले नंबर पे आपका हाइड्रोजन आता है, एंड आपका 1 to 20 का मतलब हो गया कि कैल्शियम तक। ठीक है, यहां तक तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए, यानी उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसका मास नंबर भी याद होना चाहिए। ठीक है, तब आप कुछ कर पाओगे। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या लूज किया जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या होता है कि ये हो जाएगा आयन। क्या हो जाएगा? आयन। और इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो एटॉमिक नंबर 1 है, कहा जाता है ना किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन के बराबर होता है और उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर हम लूज कर देंगे। ठीक है, और कितना लूज कर रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, या हम लूज कर रहे हैं कुछ भी इलेक्ट्रॉन, तो जब लूज कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर उसका कम हो जाएगा। इट मींस दैट इस पे चार्ज कौन सा होगा, ध्यान से समझना। जब सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो 10 की संख्या में आ जाती है। इसका मतलब जब हम लूज करते हैं तो ये पॉजिटिव आयन की तरफ होगा। किस तरह से होगा? पॉजिटिव हीलियम आयन की तरह होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, जब इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो आयन पॉजिटिव हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो आयन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव आयन की तरह होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो गेन करता है। तो आई होप आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 टॉप 10 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।